हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना इंग्लिश का। ये हमारा जेएसए का पेपर है। इसका पेपर है जेएसए का, जेजे का, सॉरी, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के जो पेपर्स हुए थे हमारे, ये हमारे जो मार्च में पेपर हुए थे, उनमें से एक पेपर है। इसमें जो इंग्लिश आई थी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो हम करा रहे थे उसको अभी ड्रॉप करते, क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक पेपर है, उसका थोड़ा सा ज्यादा हल्का था, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। मैंने जेजे का पेपर जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया, करवाना स्टार्ट कर दिया। इसकी जो आपको पीडीएफ तो मिलेगी नहीं, मतलब पीडीएफ तो आपको जहां भी मिलती है वहां से ले लो। और अगर आपको नहीं मिलती है तो मैं आपको एक चैनल सजेस्ट कर देता हूँ, संदीप खरब। आप मेरे टेलीग्राम चैनल कीस्टोन क्लासेस पे जाओगे तो पहला दूसरे तीसरे मैसेज में ना एक मैसेज वो पड़ा होगा, असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर पड़े होंगे। उस पेपर्स के लिंक में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वरना आप नॉर्मल भी सर्च करोगे डीएसएसबी पीजीटी पीआरटी टीजीटी करके, तो संदीप खरब सर का चैनल फिर भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हैंड रिटन नोट्स कैसे होंगे। ये आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पूरे। ये आपको क्लास खत्म होने के बाद ये इसी तरीके के इमेज के फॉर्मेट में आपको ये आपके टेलीग्राम चैनल पे कीस्टोन क्लासेस वाले पे मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस सबको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर हमारा हम पहले क्वेश्चन की तरफ को देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक फिल करने अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, बीनू लाइक सविता बिकॉज शी हैज ए क्लियर कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है हमारा सही गलत का ज्ञान होना, सही गलत का ज्ञान होना। ठीक है, इस ये हमारा कॉन्शियस का मतलब होता है। तो बीनू लाइक सविता ऑनेस्टली, बीनू लाइक सविता केयरफुली। अगर कॉन्शियस उसका सही गलत का ज्ञान है तो ये प्योरली पॉजिटिव की सेंस से जाती है। प्योरली पॉजिटिव की सेंस जाती है, तो केयरफुली तो प्योरली पॉजिटिव नहीं आता, ये हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव पे जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑनेस्टली को अगर हम डाउट में रखते हैं, सिंपली सीधी सी बात है, बीनू सविता को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसे सही गलत का ज्ञान है। तो ये भी हमारा सेंस में ठीक बैठ रहा है। अभी तक हमें ऑप्शन नहीं पता, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, जैसा पेपर में अटेम्प्ट होता है। एब्रप्टली की अगर मैं बात करूं तो एब्रप्टली का मतलब होता है हमारा अचानक से, या अचानक बोल सकते हैं, अचानक से बोले। ठीक है, अचानक से, क्योंकि ये एलवाई लग के एडवर्ब की फॉर्म बन गई, ये भी हमारी एडवर्ब की फॉर्म बन गई, ये भी हमारी एडवर्ब की फॉर्म बन गई। ठीक है, अब वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि बीनू लाइक सविता, बीनू सविता को कैसे लाइक करती है, क्यों लाइक करती है, तो यहाँ पे एडवर्ब की फॉर्म नहीं आएगी, तो आपका सिंपल यहाँ पे वैसे भी आंसर हो जाता है। ठीक है, सो ये एडवर्ब की फॉर्म ये आएगी। तो एब्रुप्टली का मतलब होता है हमारा अचानक से। यहाँ पे अचानक से इसी की भी सेंस नहीं बननी। बीनू लाइक सविता, अचानक से बीनू अचानक से सविता को लाइक करने लगा क्योंकि उसे सही गलत का ज्ञान है। भाई अचानक से थोड़ी ना पता चलेगा किसी व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान है या नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और मैं इस ऑप्शन को अगर मैं और देखूं तो एब्रुप्टली का मतलब जो होता है अचानक से होता है। अगर आपसे पूछने लग जाए इसका, अगर ये सिनोनिम्स में भी आता है ना, तो मैं इसका एक सिनोनिम्स लिखवाया था, सडनली, और एक लिख ले, एक लिख लीजिए अनएक्सपेक्टेडली। एक्सपेक्टेडली, टेडली, हाँ टेडली। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, सडनली अनएक्सपेक्टेडली, दो इसके सिनोनिम्स हो गए। तो ये आपके ऑप्शन तीनों हमारे जो है, ऑनेस्टली सच्चाई के साथ वो उसको पसंद करता है, ऐसी भी कोई सेंस नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारा सिंपली यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमने ठीक से उसकी सेंस समझी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। द प्रिंसिपल नोटेड द गर्ल सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, एडजेक्टिव फिल करना है, ये बात हमें ऊपर दे दी। द प्रिंसिपल नोटेड द गर्ल्स ब्रेवरी। प्रिंसिपल ने नोट करी गर्ल्स की ब्रेवरी, एक सिंगल गर्ल की बात हुई है। एंड कॉम्प्लीमेंटेड यानी कि उसकी प्रशंसा करी। हर फॉर हर, उसकी प्रशंसा करी उसकी किसी चीज के लिए। क्या, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी दो अपोजिट वर्ड्स हैं। जब दो अपोजिट वर्ड्स आपको अपने ऑप्शंस में दिखाई देंगे तो 99% चांस है कि उन दोनों में से एक करेक्ट होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो डिसऑनेस्टी के लिए तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, ऑनेस्ट ओपिनियन के लिए भी
ओपिनियन के लिए कर सकता है, ब्रेव एक्शन के लिए कर सकता है। लेकिन यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पढ़ के एक चीज सेंस समझ में आ रही है, प्रिंसिपल बच्ची, द प्रिंसिपल नोटेड द गर्ल्स ब्रेवरी, तो ब्रेवरी तो यहीं आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा हट गया। अब यहाँ पे जो ब्रेवरी है ये एंड से कनेक्टेड है, ये जो है हमारा एंड से कनेक्टेड है। अगर हमारे दो हमारे क्या बोलते हैं उसे, दो एडजेक्टिव्स जो है वो हमारे एंड से कनेक्टेड होते हैं तो सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑनेस्टी आएगा। ठीक है, दो एडजेक्टिव हमारे अगर एंड से कनेक्ट होते हैं, एडजेक्टिव के बाद एंड आता है, फिर एक और एडजेक्टिव हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको सेम एडजेक्टिव चाहिए होता है, सेम डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द प्रिंसिपल नोटेड द गर्ल्स ब्रेवरी, प्रिंसिपल ने नोट करी गर्ल्स की ब्रेवरी एंड कॉम्प्लीमेंटेड हर फॉर हर ऑनेस्टी। ठीक है, तो उसने ब्रेवरी नोटिस करी और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एंड कनेक्टर की तरह यूज होगा, हाँ एडजेक्टिव के केस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप तीन ऑप्शन तो वैसे भी इन्वाइट कर सकते थे, ये तो एडजेक्टिव पूरा का पूरा नहीं बनेगा, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं बन पाएगा। ऑनेस्टी के लिए ही कर सकता है, डिसऑनेस्टी के लिए तो वैसे भी नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल द ब्लैंक्स। एप्रोप्रिएट फॉर्म पूछ रहा है, मेरे को यहाँ सारी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था कोरियोग्राफर अलोंग विद द डांसर, मैंने देखा यहाँ पे अलोंग विद, ये मेरा वर्ड जो है वो बहुत बार आता है, इसके साथ के और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे बहुत बार आते हैं। फेलिसिएटेड बाय द चीफ गेस्ट, फेलिसिएटेड मतलब कि उनका रख रखाव किया गया, मतलब कि उनकी देखभाल की गई। ठीक है, किसके द्वारा, चीफ गेस्ट के द्वारा, मतलब उनकी पूछ की रही है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, पूछ की रही है। तो कोरियोग्राफर जो कि डांसर्स के साथ था उसको फेलिसिटेट किया गया चीफ गेस्ट के द्वारा। अभी जो अलोंग विद वर्ड है, इसके साथ कुछ और वर्ड है जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एज वेल एज, विद, अलोंग विद तो आपका ऊपर है ही, टुगेदर विद, टुगेदर विद, बाकी आपको इसकी वो मिल जाएगी तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। एंड नॉट, इन एडिशन टू काफी आता है, इन एडिशन टू बहुत ज्यादा आता है। बट हुआ, बिसाइड हुआ, बट बिसाइड्स आता है। एक्सेप्ट हुआ, रेदर देन बहुत आता है, एक्सेप्ट तो फिर भी छोड़ दो, रेदर देन तो बहुत ज्यादा बार आता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकम्पनीड बाय काफी आता है, अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय, लाइक हुआ, अनलाइक हुआ, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, इनसे जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, द कोरियोग्राफर हमारा एक सब्जेक्ट है और ये द डांसर जो है वो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। जब इनसे दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो हमको ये बात याद रखनी है, जब इनसे दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो बाद वाले सब्जेक्ट के, सॉरी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज होगा, यूज होंगी। ठीक है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो पहले वाला सब्जेक्ट कौन सा हमारा था, कोरियोग्राफर। द कोरियोग्राफर सिंगुलर है। अब सिंगुलर में मेरे को इज और वाज दिखाई दिया, इज और वाज देख के मैंने बोला कौन सा सिंगुलर लगाऊं, अब मेरे को टेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन इज और वाज का दोनों का टेंस क्या होता है, दोनों ही टेंस कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पे तो देखने में पता चल रहा है कि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो कहीं भी यूज नहीं हो रखी। अगर यहाँ पे आईएनजी फॉर्म कहीं नहीं यूज हो रखी तो मैंने अगर ये देखा फेलिसिटेटेड बाय द चीफ गेस्ट, मेरे को ये पता चल गया ये नरेशन का केस है, ये तो नरेशन का केस है। नरेशन में इसको किस में चेंज कर देते हैं, वाज में। ठीक है, इसको किस में चेंज कर देते हैं, वाज में चेंज कर देते हैं। तो नरेशन में तो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमको ये फेलिसिटेटेड बाई को देखते हुए वाज को लगाना था,
ताकि इसको लगाना था। ठीक है, तो हमारे कंटिन्यूअस का केस है, हमको कैसे पता चला? हमको कंटिन्यूअस का केस तो सारे ऑप्शन से पता चल रहा है, लेकिन इसमें क्या लगेगा? पास्ट लगेगा, मतलब वाज लगेगा या इज लगेगा, ये हमको पता चला। ये इसको देख के, बाई को देख के, इस बाई को नोट करके हमको ये पता चल गया कि ये तो भैया जी नरेशन का केस जाएगा। नरेशन के केस में आपके इज हमारा वाज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, तो हमारा इज नहीं आ पाएगा, इसकी वजह से हमारा वाज सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पैरा जंबल्स और पैसेज हम नहीं करेंगे। ठीक है, जंबल्स और पैसेज हम नहीं करने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट अस टॉक समथिंग द डील ऑफ द बिजनेस फर्स्ट। पहले मुझे बात करने हमें बात कर लेनी चाहिए किसके लिए? डील ऑफ द बिजनेस की पहले बात कर लेनी चाहिए। लेट अस टॉक समथिंग ऑन के ऊपर नहीं, ओवर के ऊपर बिल्कुल टच होता हुआ नहीं, के चारों तरफ नहीं, हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ये सारे वर्डों को हम देख चुके थे। अबाउट के बारे में, तो के बारे में की सेंस चाहिए मेरे को। लेट अस टॉक समथिंग हमें बात कर लेनी चाहिए किसके बारे में? डील ऑफ द बिजनेस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वी डिडंट गो, अब हमें पता है वी डिडंट गो, हमें सीधा सीधा पता है कि गो टू ऑफिस होता है, नॉर्मल जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज होता है, या फिर हम सीधा बोले तो गो टू समवेयर, ये हमारा नॉर्मल यूज होता है। कहीं भी जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गो टू समवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे तो मेरा फिक्स हो गया कि मेरे को टू ही आएगा देखते। ठीक है, ऑफिस संडेज, संडेज को। ठीक है, ऑन संडे यूज होता है, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, ये आपके फिक्स यूज हैं प्रीपोजिशंस के। ऑन संडेज, ऑन सैटरडेज, ये इसी तरीके से यूज होता है, दिनों के साथ ऑन यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके फिक्स प्रीपोजिशन के यूज है। गो के साथ टू ही यूज होगा कहीं जाने के लिए, समवेयर जाने के लिए, और आपका दिन के साथ ऑन यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 देखूं तो 7 हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा गया है मेरे से फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। नित्या इज ट्वाइस हर सिस्टर्स। भाई मेरे को ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है बड़ी की बात करनी है, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं, नित्या और उसकी सिस्टर। अब मेरे को पता दो लोग हैं तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से किसी का कंपैरिजन करना है तो मेरे को वहां पे देन भी लगाना पड़ेगा, देन भी लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे को यहाँ देन तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे जो मेरे कंपैरेटिव डिग्री वाले केस है दोनों खत्म हो जाते हैं। और पॉजिटिव डिग्री अगर आपने अगर एडजेक्टिव पढ़ा है तो यहाँ पे हमारी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री हमारा कंपैरिजन के काम भी आती है। एक इसका काम जो होता है वो कंपैरिजन का भी होता है, सिर्फ इसी डिग्री का काम कंपैरिजन का होता है, इसीलिए इसे कंपैरेटिव डिग्री मेनली कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, इसका काम कंपैरिजन का नहीं होता। तो ये तो हमारा पॉजिटिव डिग्री का केस है, तो ये तो हमारा काम करेगा ही नहीं। अब यहाँ पे कंजंक्शन लगा के हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन कंजंक्शन कह सकते हैं हम इसे, कंजंक्शन बोलते हैं, मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, कंपैरिजन, तो ये कंजंक्शन हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। एज उतना ही, जितना की। ठीक है, ये हमारा सेंस देता है उतना ही जितना की। ठीक है, तो नित्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। ठीक है, तो एज हमारे कंपैरेटिव कंपैरिजन के काम आते हैं। ठीक है, ये हमारे आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, और यहाँ पे जो ये 2 डिग्रीज हैं ये इसलिए यूज नहीं होंगी क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ अगर कंपैरिजन करना है तो देन आना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता है। द बॉम्ब थ्रेट वाज मेड बाय, जैसे ये आज दिल्ली में बॉम्ब थ्रेट आई है, बहुत तगड़ी, स्कूल खाली हुए आज। ठीक है, पता नहीं आप लोगों में से दिल्ली का होगा तो उसे पता होगा, स्कूलों से बच्चे ले लेके आ रहे थे सुबह लोग बाग अपने, अच्छी बात है, लेके भी आने चाहिए, धमकी उमकी मिली थी आज। द बॉम्ब थ्रेट वाज मेड बाय। अब यहाँ पे एक आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऑप्शन में नो आर्टिकल भी है, तो मैंने बोला एनोनिमस कूलर, तो मेरे को इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा कि ये इंडेफिनेट है या डेफिनेट है। ठीक है, ये इंडेफिनेट है
ये डेफिनेट है, ये मेरे को डिफाइन तो करना पड़ेगा। भाई डेफिनेट होता तो मैं ठीक सीधा उठा के दा लगा देता, लेकिन ये डेफिनेट तो है नहीं। डेफिनेट अगर ये होता तो मैं सीधा उठा के दा लगा देता, लेकिन डेफिनेट तो है नहीं। या फिर कोई कोई ऐसी बात कर रहा तो जो अपने आप में यूनिक है, तो मैं उठा के दा लगा देता, लेकिन ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए मैं दा नहीं लगा सकता। अब पिछली क्लास में हम दो क्लासे 3 क्लासे हुई थी शायद, उसमें हमने चेक करा था कि इंडेफिनेट के केस में हम 2 आर्टिकल्स यूज करते हैं, एक करते हैं ए, एक करते हैं एन। मैंने बोला था सिर्फ एक ही याद रखो, एक की प्रोनाउंसिएशन से ही दूसरे की अपने आप निकल के आ जाएगी। क्या प्रोनाउंसिएशन से निकल के आएगी कि एन जो यूज होता है वो किस पे यूज होता है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन आ ई, बड़ी ई, ए सॉरी छोटा ए और बड़ा ए, ई आ ई ए उ और ऊ मैंने थोड़ा उल्टा दे दिया, मेरे को ऐसे याद रखना है, ठीक है। ओ ये उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, रिदम में नहीं है। आ ई उ ए, ठीक है, ऐसे करके होते हैं। अगर जिसकी प्रोनाउंसिएशन इन वर्डों से स्टार्ट होती है उनके साथ में हमारा एन लगेगा, ठीक है। या इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, ए वोवल्स हमारे, ये वोवल साउंड को डिनोट करता है, ठीक है, वोवल साउंड को, ना कि ए ई आई ओ यू। इंग्लिश होते हुए भी हम इसके साउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि जिनका साउंड आ ई उ ए ओ से स्टार्ट होता है, वो हमारे क्या होते हैं, वो उनके साथ में हमारा आर्टिकल एन लगेगा। अब जैसे ये है अनोनिमस कॉलर होता है, अनोनिमस कॉलर, आ से स्टार्ट होगा साउंड, आ से स्टार्ट होगा तो हमारा एन लगेगा, आ से स्टार्ट नहीं होता तो हमारा आर्टिकल ए लग जाता। अगर कोई डेफिनेट केस होता तो जैसा सन होता, मून होता, अर्थ होता, इस तरीके का कोई डेफिनेट केस होता, नदियों के नाम होते या कुछ ऐसा होता, तो हमारा दा लग जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे को सारी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, बस मेरे को अब टेंस आइडेंटिफाई करना है। द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट दैट कनेक्टर it took even the teachers an hour to solve it. Took even the teacher an hour to solve it. यानी कि ये तो मेरी क्या है, एक टुक टुक, ये हमारा पास्ट का सीन हो गया। अगर ये हमारा पास्ट का सीन हो गया तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो पास्ट की आएगी। अब मैंने बोला कि द प्रॉब्लम सो डिफिकल्ट दैट, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, जब मैं सोल्व कर रहा था तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी कि टीचर को भी 1 घंटा लग गया सोल्व करने में। तो यहाँ पे काम कंप्लीट तो होता हुआ नहीं दिख रहा मेरे को, जब तक मेरे एंड पे ये काम है तब तक ये कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा। द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट, प्रॉब्लम इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी कि टीचर को भी सोल्व करने में 1 घंटा लगे। जब तक वो मेरे यहाँ इस लाइन तक की बात कर रहा है तब तक तो प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं है ना, कंटिन्यू में है। तो कंटिन्यू में है तो क्योंकि मैंने बोला ये टुक की वजह से पास्ट में चला जाएगा, तो इज खत्म हो जाएगा, हैज खत्म हो जाएगा, वाज और हैड बचते हैं, बस वाज और हैड बचते हैं। तो वाज हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो क्रक्स उसका। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। राकेश हैड लॉट ऑफ मनी, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैक्सिमम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की। Rakesh had lot of money and all original documents in the bag he lost. राकेश के पास बहुत सारे पैसे थे और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे बैग, राकेश के पास एक बैग था जिसमें बहुत सारे पैसे थे और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे जो उसने खो दिए। राकेश हैड क्या, ए द टन्स एन। अभी जो लोट ऑफ है ना, ये लोट ऑफ ये इसमें है जो है की लोट ऑफ 2 तरीके से यूज होता है। एक तो हमारा यूज होता है ए लोट ऑफ और एक यूज होता है लोट्स ऑफ। दोनों का ही मतलब एक ही है, बहुत सारा, और दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल ए यूज हो जाएगा। क्यों क्योंकि यहाँ पे लोट ऑफ लिखा है। अगर यहाँ पे गलती से लोट्स ऑफ लिखा होता तो यहाँ पे नो एरर होता, क्योंकि ये भी अपने आप में पूरा यही मीनिंग देता है और ए लोट ऑफ भी यही मीनिंग देता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में खाली लोट दिख रहा है और यहाँ पे कोई फिल करने के लिए तो आप ए भर दोगे, और यहाँ पे अगर आपको ए दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है तो आप लोट्स नहीं भरोगे,
जैसे कि आपको अगर बोल दे यहाँ पे ए तो यहाँ पे ब्लैंक देके ऑफ बोल दे कोई, और आपको ऑप्शन दे दे लोट और लोट्स, तो ये इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लोट भरा जाएगा खाली। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, हमारा यहाँ पे आर्टिकल ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 फिर से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। मुझे लग रहा है एक पूरा जो होगा ना वो पूरा आर्टिकल्स का ही होगा, सॉरी पैसेज का ही होगा। इंदु गोज टू हर पैटर्नल हाउस, इंदु गोज टू हर पैटर्नल हाउस सेल्डमली, फेयर, फेयर तो साफ होता है, फेयरली ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। इंदु गोज टू हर पैटर्नल हाउस, गोज टू हर, इंदु हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इतना तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मेरे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद मेरे को वर्ब दिए, बीच में एक वर्ड रखना है, तो जाहिर सी बात है वो एक एडवर्ब होनी चाहिए। एडवर्ब मेरे को यहाँ पे एलवाई दिखाई दे रही है, एलवाई दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो सेल्डम होता है ना अपने आप में एडवर्ब होता है। ठीक है, ये अपने आप में ही एडवर्ब है, तो यहाँ पे एलवाई से एडवर्ब होती है, लेकिन वो सही बात है, सेल्डम भी एडवर्ब हुई, लेकिन सेल्डम अपने आप में ही एडवर्ब है, तो इसका जो सही लिखने का तरीका होगा वो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि सेल्डम अपने आप में एडवर्ब है तो आपको सेल्डमली करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सेल्डमली शायद यूज भी नहीं होता कभी, ये मैंने नहीं देखा। सेल्डम गोज टू हर हाउस, पैटर्नल हाउस। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। फेयरली और फेयर और फेयरली यहाँ पे वैसे कट हो जाएंगे, क्योंकि फेयर का मतलब तो साफ होता है ना, फेयर का मतलब तो हम रंग वगैरह के उसमें सेंस में यूज करते हैं कि रंग फेयर है, इस तरीके से। या फेयर एक तरीके से और यूज होता है किराए के रूप में, एक फेयर जो यूज होता है वो किराए के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, या फिर और अगर हम फेयरली की बात करें तो ये अच्छे तरीके से इस टाइप के सेंस में यूज हो जाता है। फेयरली जो है वो हमारा न्यायपूर्ण रूप से, न्यायपूर्ण, हाँ न्यायपूर्ण बोल सकते, निष्पक्ष बोल सकते हैं, निष्पक्ष रूप से भी बोल सकते हैं इसको। फेयरली तो ऐसे यूज होता है। इंदु अपनी माँ के घर मतलब अपने गार्जियंस के घर जाती थी निष्पक्ष रूप से, क्या ही मतलब है इस चीज का, तो हमारा ये भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। 12 हमारा क्या कह रहा है, देखो हमने आर्टिकल्स बहुत सारे पढ़े, इसमें भी हमने एक दो क्वेश्चन आर्टिकल पे देख लिए। मैंने आपको बोला था एक इंडेफिनेट आर्टिकल होगा, एक डेफिनेट आर्टिकल होगा। जो डेफिनेट आर्टिकल होगा वो ये आर्टिकल है। मैंने डेफिनेट आर्टिकल बोलते बोलते हर बार ये बोला है कि यूनिक केस में जो है वो आपका द डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा। अब देखो सन जो है वो अपने आप में यूनिक चीज है, एक ही तो है सन, माना गैलेक्सी में बहुत सारे सन है, लेकिन वो सब तारे हैं। हमारे लिए जो सन है, सूरज है, वो सिर्फ एक है, बाकी सब तारे। सन इज ऑल्सो ए स्टार, बट हमारे लिए वो सन है, बाकी सब हमारे लिए तारे हैं। ठीक है, किसी और गैलेक्सी में बैठे हुए बंदे के लिए उसकी गैलेक्सी का जो सूरज होगा, जो तारा होगा जिसके सेंटर पे वो घूम रहे होंगे एक्सिस पे, वो उसके लिए सन होगा, और बाकी हमारा वाला जो सन होगा उसके लिए तारा होगा। तो जो सन है वो हमारे लिए सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे डेफिनेट है, एक यूनिक केस है। यूनिक केस है तो हमारा यहाँ पे आर्टिकल द यूज होगा, ना ए यूज होगा ना एन यूज होगा। एक सूरज थोड़ी ना होता है, एक तारा तो बोल सकते हैं आप, एक तारा बोल सकते हैं, लेकिन एक सूरज नहीं बोल सकते। द सन इज वेरी ब्राइट टुडे, तो हमारे यूनिक केसेस में हमारा डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब चलो द का जब यूज आ ही चुका है तो मैं कुछ चीजें लिखवाता हूँ, जैसे कि रिवर्स के नेम होते, जितने भी रिवर्स के नेम है वो सब आर्टिकल से स्टार्ट होंगे, आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताता चलूंगा, आप अपने आप देखते चले। ओशन हुए, उनमें आर्टिकल द लगेगा, और ओशन एक महासागर भी होते हैं, सागर होते हैं, महासागर होते हैं, दोनों में ही आर्टिकल लगता है। ठीक है, आइलैंड्स का समूह, आइलैंड्स का समूह, वहां भी आपका आर्टिकल लगेगा। ठीक है, यूनिक तो मैंने आपको बता ही दिया, यूनिक, यूनिक में क्या जाएगा, सन आ गया। जितने भी हमारे ग्रह हैं जैसे वीनस है, ये हमारे हो गए, तो ये हमारे हो गए। अब
और हमारा वर्ल्ड हो गया, दुनिया, ये दुनिया भी तो यूनिक है अपने आप में। यूनिवर्स हो गया, ये भी अपने आप में यूनिक है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिक चीजें जिनके साथ आर्टिकल नहीं लगता, तो ये आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी सब चीजों के साथ तो लग ही जाता है लगभग। कुछ और केसेस भी होते हैं, 2 3 4 मेरे को जो याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हेवन हो गया, स्वर्ग, स्वर्ग के साथ हम दाने लगाते। हेल हो गया, नरक के साथ भी हम हाथ दाने लगाते। भगवान यानी कि भगवान नहीं, मतलब गॉड का मतलब गॉड ही होता, भगवान नहीं होता, ठीक है। तो गॉड के साथ भी हम दान नहीं लगाते। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के साथ भी हम दान नहीं लगाते। तो ये तो बहुत कॉमन यूज है पार्लियामेंट के। बहुत सारे प्रीवियस में काफी सारे आपके एरर्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं, पार्लियामेंट पे, गॉड पे, और हेवन पे भी आ चुका है। हेवन पे मेरे को याद है, हेल पे मेरे को याद नहीं है। इन तीनों पे मैंने जो है एरर्स पे क्वेश्चन देखे, इनके साथ दा लगा देते हैं। द पार्लियामेंट लिख देंगे तो आपको वहां पे बस दा रिमूव करना है, या फिर उस एरिया को उसको वहां पे एरर मार्क करना है, बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द CSE स्टूडेंट एम लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज, वो एम करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। ये भी हमारा डेफिनेट उसका सॉरी फिक्स प्रीपोजिशन का केस है। एम एट समथिंग होता है, जब भी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा एम एट समथिंग, किसी चीज के लिए एम करना, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स प्रीपोजिशन का केस है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको एम एट समथिंग ही याद रखना है। एम एट समथिंग या बोल सकते हो या फिर टारगेट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन का केस है, यहाँ पे एट ही लगता है, बाकी ऑप्शंस देखने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से एक बार उनके मीनिंग चेक करोगे ना तो वैसे भी हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको बता ही दिया कैसे करते हैं, तो वो आप हर इसके मीनिंग एक बार अपने दिमाग में रिमाइंड करते चले जाओ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने देखा सारे के सारे लेट के आसपास के ही हैं, सब लेटे हुए हैं, तो ऑप्शन ही। तो द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को पनिश करा, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे केम टू हिज क्लास। भाई टीचर एक बच्चे को क्यों पनिश करेगा कि क्लास में वो क्या आया, लेट आया उसके लिए, ठीक है। क्लास में वो लेट आया उसके लिए, ये तो हम पनिश होते ही रहे हैं, तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि हम लेट आते थे तो हम पनिश हो जाते थे। तो यहाँ तो कॉमन सेंस वाली बात थी कि भैया हम तो लेट आने में पनिश होते थे, तो टीचर यहाँ भी पनिश लेट आने पे कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्लोज क्लोज वर्ड है ना, इनके मतलब अलग अलग है, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब अपना होता है कि मोस्ट रिसेंट की बात कर रहा है, लेटेस्ट मूवी, लेटेस्ट टेलीकास्ट, लेटेस्ट टीवी शो, लेटेस्ट पेयर ऑफ शूज, ऐसे करके कि जो अभी बिल्कुल अभी अभी आए हैं उनके लिए यूज होता है लेटेस्ट। तो लेट से इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। लेट का मतलब तो देर हो गया, अब देर और लेटेस्ट बस खाली एसटी लगा के पूरा मीनिंग चेंज हो गया। मोस्ट रिसेंट इसका मतलब होता है, ठीक है। अब लेटर और खतरनाक है, लेटर होता है बाद में अगला। बताओ, आर और एसटी का ही फर्क है, और ये बाद में अगला हो जाता है। इसका मतलब तो ये अभी जो आया है, और ये जो अगला आएगा। लेटेस्ट का मतलब हो गया अभी जो आया है, लास्ट वाला जो बिल्कुल अभी आया था। और लेटर, लेटर का क्या हो गया, बाद में जो अगला आएगा। जैसे कि आईफोन 14 से पहले लेटेस्ट जो था वो हमारा आईफोन 13 था, और आईफोन 14 के बाद कौन सा आया, लेटर में आया आईफोन 15, ठीक है। आप इस तरीके से आईफोन से वो कर सकते हो, कोई सी भी सीरीज से कर सकते हो फोन के, आईफोन जरूरी नहीं है, ठीक है। लेटली की अगर मैं बात करूं तो लेटली और खतरनाक चीज है। लेटली का मतलब भी मोस्ट रिसेंट के टाइप में ही होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो इसका इसका यूज होता है वो हाल ही में के लिए होता है, हाल ही में। ये मोस्ट रिसेंट हो गया, बिल्कुल पिछला, ये हाल ही में के लिए हो गया। घटनाओं में ज्यादा यूज होता है, मतलब लिटरेचर में लेटली का बहुत यूज होता है घटनाओं की सेंस, ठीक है। तो ये तीनों ही के मीनिंग लेट से बिल्कुल ही अलग है, जबकि ये लेट से बिल्कुल ज्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को कराने का मकसद ये था। क्वेश्चन मतलब ये चारों वर्ड्स काफी आते हैं, काफी जगह आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे बाद में भी। क्वेश्चन नंबर 15 आपका फिर से पैरा जंबल का क्वेश्चन। आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, किसी भी टीचर का कोई रोल नहीं है आपकी रीडिंग हैबिट को सुधारने में।
आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो है वो एरर का पार्ट आ गया, ये हमारा एरर चूजिंग का पार्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें एरर चूज करनी है। ए सिंगल चाइल्ड इज एन चाइल्ड विदाउट ब्रदर्स और सिस्टर्स। एक सिंगल चाइल्ड वो बच्चा होता है जो बिना भाई या बिना बहन के होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला यहाँ पे तो ये जो ए सिंगल चाइल्ड है मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एन चाइल्ड हो गया, जबकि जो मेरा आर्टिकल होता है वो मेरा सब्जेक्ट के लिए लगता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये हमारा सब्जेक्ट थोड़ी ना, सब्जेक्ट तो हमारा चाइल्ड है। अगर यहाँ पे चाइल्ड के लिए ए लग रहा है तो यहाँ पे भी चाइल्ड के लिए ए लगना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर आर्टिकल को याद करूं तो मेरे को पता है कि आ ई उ ए ओ के अलावा जितने भी हैं बाकी सब में लगता है। और यहाँ पे जो सिंगल चाइल्ड चाइल्ड च से साउंड आ रही है, च से साउंड आ रही तो ए ही लगेगा। तो एक तो मैंने गलती पकड़ी कि ये वाला जो एन है ये गलत है। विदाउट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में मेरे को कुछ गलती लग नहीं रही है, तो ये इसी में गलती है बस। द सिंगल चाइल्ड डेफिनेट नहीं हो सकता भैया जी, चाइल्ड तो ठीक है डेफिनेट नहीं कर सकते हो ना, बच्चे तो बहुत सारे दुनिया में, कौन से बच्चे की बात कर रहे हो आप। डेफिनेट करने का मतलब ये है कि मैं उंगली कर रहा हूँ कि इसी बच्चे के जो है ये विदाउट ब्रदर्स एंड सिस्टर है, ये वाला, ये जो मेरी उंगली के सामने है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ पे दा यूज नहीं हो सकता, तो दा तो भैया यहाँ भी यूज नहीं होगा, फिर तो दा यहाँ भी यूज नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल से खत्म हो गया क्वेश्चन, आर्टिकल से खत्म हो गया। मेरे को दोनों जगह ए चाहिए था, मेरा दोनों जगह ए यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अब देख लो आर्टिकल से भी लगभग अभी तक तीन चार क्वेश्चन आ गए ना, तो प्रीपोजिशन से तो मुझे लगा 4-5 आ गए। तो मेरा कहा अभी तक तो गलत नहीं हो गया, प्रीपोजिशन आर्टिकल जो है वो आपके काफी आ रहे हैं। क्वेश्चन टैग से नहीं आया, क्या पता अगले सेट में हो, मुझे लग रहा है इसमें है भी नहीं, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब, वर्ब की बात कर रहा है, वर्ब की बात कर देता है, हेल्पिंग वर्ब दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन ने मेरे को दिया आइदर रोमा और यू, या तो रोमा या तो तुम, या तो रोमा या तो तुम, ठीक है। आइदर और या तो की बात करता है। सपोज टू कंडक्ट द इवेंट एवरी मंथ, तुमसे उम्मीद की जाती है रोमा से या तुमसे कि तुम एक महीने में एक इवेंट कंडक्ट कराओ, ठीक है। तो ये जो हमारे सेट होते हैं ना, ये हमारे दो सेट होते हैं, आइदर और। इसमें बहुत कॉमन है कि आपको एरर मिल जाएगी, आइदर और नाइदर नोर, ठीक है। आपको यहाँ से भी एरर मिल जाती है कि आइदर के साथ मोर लगा देता है, नाइदर के साथ और लगा देता है। ये आपको नोट दे देता है और पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दे देगा, नाइदर आएगा। ये आपको और दे देता है और उसकी सेंस से आपको ये पता करना होता है कि यहाँ पे आइदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज नहीं दी हुई है, तो आइदर और नाइदर नोट, इनका मतलब होता है दो में से एक। और यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अब यहाँ पे ये हिंदी जो पार्ट है ये तो पढ़ने की कोई बात ही नहीं, हम तो अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि जो आइदर और नाइदर नोर है, इन दोनों के साथ ही क्या सीन होता है कि जो और या नोर है इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इसके बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बाद में क्या है, यू। अब यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, तो ये इज खत्म, और ये फ्यूचर की बात तो नहीं हो रही है, तो ये विल खत्म, ठीक है। एवरी मंथ का मतलब सॉरी, एवरी मंथ का मतलब हमारा फ्यूचर से नहीं हुआ, ठीक है। हैड की बात होगी नहीं, हैड की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हैड हो सकता है, हैड हो सकता है। एक सेकेंड, आइदर रोमा और यू हैज हैव हैड, सपोज टू कंडक्ट द इवेंट एवरी मंथ, हर महीने में इवेंट कंडक्ट करानी चाहिए, तुमसे उम्मीद की जाती है, उम्मीद की जाती है। तो ये फ्यूचर का सेंस तो दे रहा है लेकिन फ्यूचर में बनेगा नहीं, ठीक है। ये फ्यूचर में कुछ कंटिन्यूअसली जो सेंटेंस है वो आपको
फ्यूचर की सेंस देते हैं, ठीक है, वो उसी टाइप का सेंटेंस है ये, ठीक है, फ्यूचर का नरेशन, ठीक है, फ्यूचर की नरेशन का सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा आर जो है वो खत्म हो जाए। मैं आपको ना एक छोटी सी चीज आपको थोड़ी सी रेक्टिफाई कर दूं कि जो है नरेशन है और एक्टिव पैसिव है, मैं इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ। तो मैं अपने आप को पहले से ही बता के चल रहा हूँ कि मैं नरेशन को एक्टिव पैसिव बोल सकता हूँ और पैसिव को नरेशन बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरा पसंद रहता है इनको इनको बोलने के मामले में। कोशिश करूंगा कि सुधार कर लूं, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैं ही इंग्लिश पढ़ता था तो मेरे को कोई खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन अगर मैं पढ़ाऊंगा और नरेशन को एक्टिव पैसिव बोलूंगा, एक्टिव पैसिव को नरेशन बोलूंगा तो गड़बड़ होगी। तो मैं इस वाले सेगमेंट में मेरे को अभी तक देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे को सुधार की जरूरत है। तो मेरी जो बोली गई बात है ना उसे थोड़ा सा अपनी तरफ से क्रॉस चेक भी कर लेना कि मैं नरेशन की बात कर रहा हूँ या एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूँ। मेरे को रटा हुआ है, मेरे को चीजें याद है, तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता नरेशन है एक्टिव पैसिव है, मैं ऑप्शन देख के लगा देता हूँ, मेरा काम चल जाता है उससे। लेकिन आप थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, सिर्फ मेरी बात पे नरेशन को नरेशन मत मानना और एक्टिव पैसिव को एक्टिव पैसिव मत मानना। सिर्फ 2-3 क्लास का टाइम दो, 2-3 क्लास में ये चीज मैं सुधार दूंगा, ठीक है। कम से कम मेरी जुबान से ठीक निकलेगी, दिमाग में तो फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो आइदर और नाइदर नोर में और नोर के बाद वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। हमने यहाँ पे देखा कि एवरी मंथ की बात कर रहा है, आगे कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, काम खत्म नहीं होगा तो विल नहीं लगेगा, वो सॉरी हैड नहीं लगेगा। प्रॉपर तो कोई सेंस आ नहीं रही फ्यूचर की, प्रॉपर सेंस नहीं आ रही तो विल नहीं लगा। इज तो वैसे ही नहीं लगेगा क्योंकि यू के साथ तो आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, तो ये यू के साथ आर हमको ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, डिड यू फॉर द बेड टू बी डिलीवर्ड और शैल आई कलेक्ट इट। तो यहाँ पे जो सेंस बननी है ये बन रही है कि क्या मैं उसको कलेक्ट कर लूं, क्या मैं उसको कलेक्ट करूं या मैं उसको कलेक्ट करूं, या फिर आप बेड को डिलीवर करोगे, ऐसी कुछ सेंस बन रही है, ठीक है। डिड यू नीड टू डिलीवर द बेड, नहीं भाई मैं कलेक्ट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे नीड की तो कोई बात ही नहीं है। डिड यू डिसाइड फॉर द बेड टू बी डिलीवर्ड, क्या आपने डिसाइड कर लिया कि बेड को डिलीवर करना है या फिर मैं उसे कलेक्ट करूं। भाई डिसाइड कर ही लिया तो बात ही कुछ नहीं बनती फिर तो, ठीक है। तो अगर डिसीजन हो ही गया है तो मैं कलेक्ट करने क्यों जाऊंगा, तो डिलीवर हो जाएगा। डेवलप की तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, डेवलप में तो आपको कोई मतलब ये भी हो कि डाउट आए, डेवलप का तो यहाँ पे सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, यहाँ पे बेटर है सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, डिड यू अरेंज, क्या आप अरेंज करोगे बेड को डिलीवर करना या फिर मैं उसे कलेक्ट कर लूं। आप ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हो कि बेड डिलीवर हो जाए या फिर मैं उसे कलेक्ट कर लूं, तो यहाँ पे अरेंज जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, सिक्योरिटी इज द एनिमी ऑफ द मोरल्स, सिक्योरिटी जो है वो मोरल्स की एनिमी है। सिक्योरिटी इज द एनिमी ऑफ मोरल्स, मेरे को यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ के पता चला सिक्योरिटी जो है वो एनिमी की और मोरल्स की एनिमी है। मोरल्स होते हैं हमारे क्या, नैतिकता, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो हमारी नैतिकता की एनिमी है। सिक्योरिटी से यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी से नहीं है, अगर आपको सेंस समझ में ना आ रही हो तो सिक्योरिटी से यहाँ पे सिक्योरिटी से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो सुरक्षा की दुश्चिंताएं होती है, अगर किसी ने हिंदी पढ़ी हो तो यहाँ पे उसका मतलब ये है कि सुरक्षा की जो दुश्चिंताएं हैं वो हमारे मोरल्स पे हावी हो जाती हैं। सुरक्षा की दुश्चिंताएं से मतलब ये है कि जैसे अगर आपके घर में रोटी नहीं है, मतलब आपने 4 दिन से खाना नहीं खाया, तो आपके मोरल्स मर जाएंगे, आप किसी की दुकान में चोरी करने भाग जाओगे, ठीक है। तो ये वाली बात है कि अगर पेट ही भूखा है तो खाएंगे मोरल्स, क्या फर्क पड़ता है वैसे, दुकान से ब्रेड चुराएगा खाऊंगा, मैं पेट भरूंगा ना पहले, ठीक है। तो वहां पे सिक्योरिटी जो है वो नैतिकता की दुश्मन हो जाती है। जैसे कि आपके ऊपर कोई पिस्टल तान के खड़ा हो गया और आपने बोला मैं तो गांधीवादी हूँ, मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन अच्छा आदमी वहां से बचाव करने की कोशिश करेगा और उस बचाव में अगर वो उसे मार भी देता है ना तो वो नैतिकता मर जाएगी उसकी, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो ये उस सेंस में यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है। सिक्योरिटी इज द एनिमी ऑफ मोरल्स एज टोल्ड बाय ग्रेट शेक्सपियर, क्योंकि ये शेक्सपियर की कोट है, ठीक है। सिक्योरिटी इज द टोटल एनिमी, टोटल एनिमी का क्या मतलब, फाइनल एनिमी का क्या मतलब है, एक्सट्रीम का एनिमी का क्या ही मतलब है। चीफ का मतलब होता है प्रमुख,
तो यहाँ पे प्रमुख की सेंस ज्यादा सही पड़ती है। ठीक है, टोटल का मतलब टोटल होता है, फाइनल का मतलब आखिरी होता है। सिक्योरिटी जो है आखिरी चुनौती है मोरल्स की, नहीं आखिरी नहीं है ना, कुछ भी तो चुनौती आ सकती है। एक्सट्रीम यानी कि यही है बस, नहीं ऐसी भी कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे प्रमुख की सेंस आ रही है, सिक्योरिटी इज द चीफ एनिमी ऑफ द मोरल्स। एक प्रमुख जो एनिमी है मोरल्स की वो हमारी सिक्योरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस बेस पे ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम सेंस बेस पे होते हैं, इनका कोई और उपाय नहीं है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तभी हो पाएंगे, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तभी ही हो पाएंगे। अगर आपको वोकैब्स का मतलब पता है, आपने वो यूज करी हुई है कई बार, रीडिंग थ्रूली करते हो आप, तो आप नॉर्मली भी करते चले जाओगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब जैसे ये ऑप्शन देख लो, अब ये ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से नहीं है, बिना रीडिंग हैबिट के आप हो ही नहीं सकता। One should be ready to face the miseries of life. One should be ready for the face of miseries of life. Miseries होती है मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, कि जो उतार चढ़ाव होते हैं, उतार चढ़ाव के लिए इंसान को रेडी रहना चाहिए। ठीक है, वन शुड बी रेडी टू फेस मिसरीज ऑफ लाइफ। एक इंसान को अपने जीवन के उतार चढ़ाव के लिए रेडी रहना चाहिए। क्या ह्यूमनली इंसान को रेडी रहना चाहिए? आप खुद बताओ ऑप्शन पढ़ के। ह्यूमन का क्या मतलब होता है? मानव जैसा इंसान को रेडी रहना चाहिए। इससे क्या मतलब? ब्रेवरी तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एडवर्ब की डिमांड हो रही है। यहाँ पे तो एक एडवर्ब की डिमांड है, ना कि यहाँ पे एडजेक्टिव की डिमांड है, क्योंकि एडजेक्टिव तो लास्ट में आते ही नहीं है। एडजेक्टिव तो वाक्य के लास्ट में आते ही नहीं है। ठीक है, तो ब्रेवरी की डिमांड नहीं है। ये भी एलवाई का केस है, तो ये भी मैक्सिमम चांस है कि ये भी हमारा एडवर्ब भी होगा। एडवर्ब होगा, लेकिन इसका तो मतलब क्या होता है? स्टाउंचली का मतलब हमारा होता है क्या? खड़ा रहना, या दृढ़ता बोल सकते हैं। दृढ़ता को लिखेंगे ऐसे, दृढ़ता से। ठीक है, दृढ़ता से यानी कि एक जगह जहां खड़ा है वहीं खड़ा, ये उस सेंस में यूज होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया? हमारे यहाँ पे मैनली बच गया। अब एक बार दोबारा पढ़ के देख लेते हैं। वन शुड बी रेडी टू फेस मिजरीज ऑफ लाइफ मैनली। मर्द की तरह खड़े रहो, यही तो यूज होता है, यही तो प्रोवर्ब यूज होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। और मुझे लगता है कि मैं ठीक से डिलीवर कर रहा हूँ। आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, बाकी आपसे अगले सेट में मिलते हैं कल। और इसको सॉरी, मेरे को पीपीटी का याद आ गया। आपके ये जो नोट्स हैं ये आपको मैं अपलोड करा दूंगा, और आपसे फिर कल मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत